नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर कवर किया जाता है और ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर कवर हो चुके हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कम्प्लीटली कवर हो गया है, फिर से नाउन कवर हो गया, प्रोनाउन का पहला लेक्चर भी कवर हो गया। तो वो सारे अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से चैनल पर ज्वाइन करके देख लीजिए, अदरवाइज हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो इस सेशन में पार्ट 2 कवर करेंगे प्रोनाउन का, क्योंकि प्रोनाउन काफ़ी लंबा चैप्टर रहता है और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो और बहुत सारे रूल हैं, तो सब एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ना है कि यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि जब वाक्य में देखिए कोई भी सेंटेंस हो जहाँ पे स्वयं, ठीक है, खुद ही, खुद को, अपने आप, इन सारे जैसे शब्दों का अगर प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप, इस तरह का अगर शब्द आपको देखने को मिल रहा है किसी भी वाक्य में तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं कि द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि जो पुअर मैन है वो क्या किया, पॉइजन कर दिया अपने आप को भी और अपने चिल्ड्रन को भी। जैसे जो गरीब इंसान होता है तो ऐसा कदम कब उठाता है, जब वो बहुत लाचार हो जाता है, उसके पास ना खाने का पैसा होता है ना रहने का, तो वो ऐसा कदम उठाता है। तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि ऐसा गरीब इंसान जिन्होंने क्या किया कि पॉइजन कर दिया अपने बच्चे को और अपने आप को। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यही क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम एक एक करके सारा रूल्स कवर करेंगे आराम से। देखिए थोड़ा सा शांति से आपको पढ़ना पड़ेगा और एक पेन और पेपर या फिर नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा जहाँ पे आप सारे नोट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट करते चलना है साथ में। देखिए दोबारा फिर आपको खुद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो उसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप एक बार ग्रामर पढ़िए तो आराम से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और इतना तो ज़रूर कवर करा देंगे कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपका 100% बन जाए। तो देखिए जो भी चीज़ है आप साथ में नोट करते चलेंगे तो आपका जो माइंड है इधर उधर नहीं भटकेगा, ठीक है। सारा ध्यान आपका पढ़ाई पर रहेगा कि आपको सुनना है और लिखना है। तो आपको देखिए ये सारे वर्ड नोट कर लेना है कि जो भी यहाँ पे जो बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे कि एक्वाइट हो गया, जिसका मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, यानी कि ऐसा व्यवहार जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। लाभ उठाना, एवेल मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑफर वगैरह चलता है तो हम लोग उस ऑफर को क्या करते हैं, एवेल कर लेते हैं, यानी कि लाभ उठा लेते हैं। नेक्स्ट है रिकॉन्साइल, जिसका मतलब होता है बेमन पर स्वीकार कर लेना, यानी कि बिना मन के ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। मान लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा चीज़ चाहते हैं, मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर वाले सक्षम नहीं है, तो आपका मन तो नहीं करेगा जहाँ वो बोलेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन तभी भी आपको पढ़ना है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको रिकॉन्साइल बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्यूज मतलब होता है मनोरंजन करना, जैसे कि आप लोग रील्स वगैरह देख के करते हैं। रिजाइन मतलब क्या होता है, हथियार डाल देना या बेमन पर ही स्वीकार कर लेना। तो रिजाइन या फिर रिकॉन्साइल मतलब सेम मीनिंग हो सकता है। एवेंज है, देखिए ठीक है, एवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना, या फिर रिवेंज भी बोल सकते हैं। एग्जर्ट होता है काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई मतलब ध्यान लगाना। एडप्ट मतलब ढालना। एडजस्ट मतलब होता है एडजस्ट, प्राइड, अब्सेंट, ठीक है। ये सारे अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ठीक है, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें घेच पेच हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मिटा लेते हैं। जो भी चीज़ है इन सबको आपको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके फिर आगे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है कि द ऑफिसर एक्वाइटेड देमसेल्फ वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी कि जब क्राइसिस चल रहा था, यानी कि किसी चीज़ को लेकर भुखमरी वगैरह, तो उसमें जो भी ऑफिसर्स थे वो क्या किए, एक्वाइटेड किए, यानी कि बहुत अच्छे अपने देमसेल्फ, यानी कि एक्वाइटेड देमसेल्फ मतलब होता है ऐसा व्यवहार किए कि लोगों ने उनका हमेशा के लिए प्रशंसा किए। तो कभी भी ऐसा काम करना चाहिए कि आपके सोसाइटी में लोग आपकी प्रशंसा करें, ना कि आपके मुंह पे या आपके पीठ पीछे गाली दे, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया गया कि अगर एक्वाइटेड आ रहा है वर्ड तो आप उसके साथ कौन सा प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो देमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। हम आपको बोले थे कि जो भी प्रोनाउन है उसको कैटेगराइज किए थे तो उसको याद करना था, तो आई होप आप याद किए होंगे। नहीं याद करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा
क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे अगर आप ढंग से नहीं पढ़ाई करेंगे। तो ये सारे सेंटेंस है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, जैसे सी हैज़ रिकॉन्साइल्ड हरसेल्फ, देखिए रिकॉन्साइल्ड के बाद भी यहाँ पे आ गया है हरसेल्फ आया है। थर्ड है द स्टूडेंट एग्जॉर्ट देमसेल्फ, तो एग्जॉर्ट वर्ड भी इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारे जो भी वर्ड है यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, तो ये सब क्या है, उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि नीचे जो भी शब्द दिया गया है, ठीक है, जो नीचे शब्द दिया गया है उसको एक बार देखना है। उसको क्या करना है, एक बार देखना है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो भी दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए, दे इंजॉय द पार्टी, यहाँ पे दे इंजॉयड द पार्टी दिया गया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये जानते हैं। ठीक है, दे इंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, तो यहाँ पे देमसेल्व्स का प्रयोग इंजॉयड के बाद करें। अगर हमें देमसेल्व का प्रयोग करना है तो कहाँ पे यूज करेंगे, दे इंजॉयड देमसेल्व ड्यूरिंग वैकेशन, यानी कि उन लोगों ने अपने आप मस्ती कर लिया छुट्टी में। ठीक है, वैकेशन मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। तो इस तरह आप यहाँ पे देमसेल्व्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है नियम, वो जानिए। अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, मान लीजिए कि कोई वर्ड क्या हो गया, इंजॉय हो गया, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो ऑब्जेक्ट अगर आए इंजॉय के बाद, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये आपको नोट कर लेना है, जो यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है ये वाला एरो के सामने, इसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, तो दिया गया है ही वॉज अब्सेंट, तो ये सही हो जाएगा। ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखिए अब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो और यहाँ पे क्या है, अब्सेंट बस ऐसे ही यूज किया गया है। ठीक है, तो जो हिम्स इसमें नहीं किया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समझ में आ गया होगा कि अगर अब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे जो अब्सेंट है, अब्सेंटेड क्या है, वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। समझ गए। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, आइए जानते हैं कि इस रूल में क्या है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सेकंड रूल यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकंड रूल दिया गया है कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिख गए, जैसे कि कीप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, बात हो गया, मूव हो गया, या रेस्ट हो गया, या फिर हाइड हो गया, तो ये सारे अगर आपको कहीं भी दिख जाएगा तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे सेंटेंस दे देगा, डायरेक्ट पूछेगा कि ये सेंटेंस सही है या नहीं, आपको चूज करना है। तो अगर आप ये सब वर्ड दिया गया है और इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी दिया गया तो वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यू शुड कीप, तो देखिए कीप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कीप आपको देखने को मिल रहा है। तो कीप को यहाँ से कीप अगर दिया गया है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पे योर सेल्फ दिया गया है, क्या दिया गया है, योर सेल्फ, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। जो योर सेल्फ दिया गया है इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि अगर योर सेल्फ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या कर रहा है कि कीप के साथ योर सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। तो समझ में आ रहा होगा सब चीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि योर सेल्फ को हटा देना है। ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हम हटाएंगे, हिमसेल्फ को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये सारे यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है हाइड, ठीक है, हाइड हो गया, कीप हो गया, तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो रूल दूसरा में आप क्या लिखेंगे, ये सारे वर्ड लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि वर्ड है, मान लीजिए कि कीप लिखा गया है तो कीप लिख लेंगे, फिर कोमा दे के स्टॉप लिख लेंगे। ठीक है, जो जो वर्ड है ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरह आप नोट बनाइए जिससे हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपका नोट बनाएंगे तो काफ़ी जल्दी समझ में आएगा और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो इन सब के साथ यहाँ पे क्रॉस दे दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, और यहाँ पे मेन पॉइंट दे दीजिएगा, तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह आपको नोट बनाना है। ठीक है, इस तरह क्या करना है, नोट्स बनाना है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और ऐसा नोट्स बनाइए कि आपको ज़्यादा मतलब नोट्स अब ये नहीं कि पूरा बुक छापना शुरू कर दिए और उसको जो बुक है उससे डबल अपना नोटबुक बना लिए। नोटबुक और नोट्स ऐसा होना चाहिए कि बस शब्द जो वर्ड है देख के पता चल जाए कि यहाँ पे क्या है, और वो आप बना रहे हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए।
अब देखते हैं इसका, देखिए तीसरा रूल क्या कह रहा है। तो तीसरा रूल की बात करें तो तीसरा रूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। यानी कि जो सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उससे रिलेटेड जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसका उल्लेख ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे माई सेल्फ के स्थान पर आई एम का प्रयोग करें। माई सेल्फ अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग आप ऐसे सुनते होंगे कि इंट्रो में बोलते हैं माई सेल्फ रमेश, तो यहाँ पे माई सेल्फ रमेश गलत हो जाएगा। आई एम रमेश बोल सकते हैं कि मैं रमेश हूँ, माई सेल्फ नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है योर सेल्फ एंड ही रिच देयर इन टाइम, तो योर सेल्फ के स्थान पर यू का प्रयोग करें। यहाँ पे योर सेल्फ गलत है, ठीक है। जो भी हम क्रॉस करते जा रहे हैं, काट रहे हैं, वो गलत है। देखिए आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ इसको यूज करना है। विदाउट सब्जेक्ट अगर आप यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों क्या है, गलत है। समझ गए। तो अब देख चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इसका रूल्स वगैरह देखेंगे। तो यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का देखिए ये पढ़ना है हमको, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो रूल 1 क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। देखिए रूल 1 कह रहा है कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। अगर दो के लिए ही आइदर का प्रयोग करेंगे, जैसे आइदर ऑफ दिस 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, तो यहाँ पे 3 का बात हो रहा है, इसलिए ये जो आइदर है वो गलत हो जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस गलत है, देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस मारा गया है। आइदर ऑफ दिज 2 पेन इज रेड, तो यहाँ पे देखिए दो का बात कर रहा है ना, तो जब 2 का बात हो तभी आइदर का यूज करेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। आइदर का बोध मतलब 2 के लिए होता है, किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। देखिए लेकिन 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी चीज़ का बोध हो रहा, तो वहाँ पे हम एनी और वन का प्रयोग करेंगे, ना कि आइदर का, ठीक है। तो जैसे कि दिया गया है कि 1 ऑफ दिज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी कि जो 3 दोस्त हैं उनमें से एक क्या है, बहुत ज़्यादा शरारती है। इसका मीनिंग वही होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का प्रयोग किया गया है, ना कि आइदर का। तो जब 2 से अधिक लोगों का या वस्तुओं का बोध कराया जाए तो वहाँ पे हम लोग 1 या फिर एनी का यूज करेंगे, 1 या फिर एनी का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या कर रहा है। तो यहाँ पे रूल दूसरा क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। मान लीजिए कि अगर दोनों में से कोई नहीं उसका बोध कराना हो तो किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है एक चीज़ कि आइदर के साथ हमेशा और आता है। क्या आता है, आइदर के साथ और आएगा और नाइदर के साथ नॉर आएगा, ठीक है। नाइदर के साथ नॉर आएगा। तो ये हम आपको हमेशा याद रखना है कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करना है और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कभी सेंटेंस दिया गया हो तो आइदर के साथ ये और होना चाहिए और नाइदर के साथ नॉर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दो में से किसी का कभी अगर बोध नहीं कराना हो तो नाइदर का प्रयोग करेंगे और उससे ज़्यादा के लिए या तो नॉन का यूज करेंगे, ठीक है, नॉन ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नॉन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं का अर्थ का बात करें तो वहाँ पे नॉन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एनी और 1 का यूज कर रहे थे वैसे यहाँ पे नॉन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ आपको बताएं हैं, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया गया है। क्या है, यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तब हम लोग यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे देखिए ईच अदर तथा वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। किसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, तो ईच और अदर तथा वन अनदर, इसको ही हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो 2 वर्ड हैं इसको याद रखना है। ये पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। ये किसको व्यक्त करता है, तो जो भी पारस्परिक संबंध है उसको ये व्यक्त करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। तो रूल 1 देखिए क्या कह रहा है इसका रूल 1 कह रहा है कि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ईच अदर का किसके लिए प्रयोग होगा, कि जब 2 व्यक्ति या वस्तु का बात हो। लेकिन अगर वन अनदर का बात करें तो 2 से अधिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 के लिए ईच अदर और वन अनदर 2 से अधिक के लिए, ठीक है। जैसे कि ही वॉज सो अफ्रेड डेट हीज नीज नॉक्ड वन अनदर, ठीक है।
तो ये मतलब वो जो नीज है, यानी कि नीज मतलब क्या होता है, घुटना होता है। तो दोनों नौकनी आप जानते होंगे अगर आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, जो दोनों घुटना आपस में सट जाता है, तो यहाँ पे घुटना दो ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, वन अनदर का प्रयोग किया गया। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ईच अदर में बदल देंगे, क्योंकि दो का बात हो रहा है। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय, यानी कि जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट थे वो क्या किए, एक दूसरे को, तो दो ही बच्चे तो थे नहीं क्लास 12 में, तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर नहीं होके यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो समझ गए कि ईच का जब बोध हो जहाँ भी, ठीक है, तो ईच का बोध कराने के लिए ईच अदर होगा, और मतलब दो के लिए ईच अदर होगा, और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर हो जाएगा। तो समझ में आ गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मात्र यही दो ठो है, तो ये बहुत आसान है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें रूल भी एक ही है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसका क्या प्रयोग है, आइए जानते हैं। तो देखिए, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डेमोनेस्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी उस प्रोनाउन जो क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे दिस, मान लीजिए कोई चीज़ जिसके तरफ आप पॉइंट करके बोल रहे हैं कि यह मेरा बुक है, तो दिस इज़ माई बुक बोलेंगे। डैट, मान लीजिए कि आप खड़े हैं कहीं बाहर दूर, थोड़ा सा दूर, और बोल रहे हैं कि वह मेरा जगह है, वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, तो डैट प्रयोग करेंगे। दीज, दोज, सच, द सेम, ये सब क्या है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो देखिए, इनका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो ये डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन ये जो प्रोनाउन है, अगर नाउन के बदले यूज करेंगे तब प्रोनाउन होगा, और नाउन के पहले एडजेक्ट यूज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, ये पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो ये डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए, इसका कुछ रूल दिया गया। तो पहला रूल क्या है कि दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जो चीज़ आपके पास हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसमें ये एक का बोध कराता है, और जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। तो दिस और दीज में अंतर समझ में आ गया। देखिए, दिस किसका बोध कराता है, सिर्फ एक चीज़ का, जो आपके क्या हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, जो क्या हो, नज़दीक हो, आपके पास हो। और बात करें किसका, दीज का, तो दीज क्या करेगा, एक से अधिक के लिए करेगा, ठीक है। अगर एक से अगर ज़्यादा हो, ग्रेटर देन वन हो, और नज़दीक हो, तो उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दीज प्लूरल हो गया और दिस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो समझ गए इतना चीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि दिस इज ए कैट। देखिए, ऊपर यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल कि दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। तो एक बिल्ली के लिए दिस का प्रयोग किया गया, और दीज आर कैट्स। तो देखिए, यहाँ पे आर लग गया और कैट्स है, तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दीज का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल के लिए दीज हो जाएगा, सिंगुलर के लिए दिस हो जाएगा। तो दिस और दीज में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कब दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। तो आज से ये कन्फ्यूजन खत्म कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक के लिए दिस और एक से अधिक के लिए दीज का प्रयोग होगा। अब दूसरा रूल देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो दूसरा रूल कह रहा है कि डैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जो चीज़ आपसे थोड़ा सा दूर हो, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो जब दूर का हो, ठीक है, डैट मतलब क्या होगा कि जो दूर हो और एक हो, क्या हो, एक हो, दूर हो और एक हो, तो उसके लिए हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। और दोज किसको बोलेंगे, जो एक से अधिक हो। तो एक से अधिक क्या होता है, अनेक होता है। तो अनेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और समीप के लिए तो हम लोग जो पास है वो उसके लिए तो दिस और दिस कर ही रहे थे, तो दूर के लिए डैट और दोज करेंगे। तो डैट और डोज में अंतर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि सिंगुलर, देखिए एग्जाम्पल दिया गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, और दोज आर बुक्स, यानी देखिए डैट इज ए बुक, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया है, डैट इज ए बुक। तो जो डैट दिया गया है वो क्या है, वह माने वह एक किताब है, और दोज आर बुक्स यानी कि वो सब किताबें हैं। इसका यही मीनिंग होगा। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे पीएन का मतलब होता है प्लूरल नाउन, एसएन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर का बोध कराने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, जबकि प्लूरल का बोध कराने के लिए दोज का, ठीक है। अब देखिए, सिंगुलर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए डैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे बार बार कोई नाउन का रिपीटेशन हो रहा तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर में डैट का प्रयोग करेंगे, जबकि प्लूरल में क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। तो दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे
इज़ बेटर देन डैट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे क्लाइमेट का बात किया गया है, तो जो पुणे का क्लाइमेट है वो किससे बेटर है, तो मुंबई से अच्छा है, तो इसलिए उसको बार बार रिपीटेशन के लिए डैट ऑफ का प्रयोग किया गया है। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, यानी कि जो मुंबई की जो गलियां हैं उससे ज़्यादा चौड़ा किसका है, तो दिल्ली का है। तो ये बात यहाँ पे रिपीटेशन के लिए दोज ऑफ और डेट ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो आपको फोर्थ रूल समझ में आ गया होगा। पांचवा रूल का बात करते हैं कि, और ये इसका लास्ट रूल है। तो देखिए, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है। मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में जो भी सिंगुलर यानी कि जो एक और जो काउंटेबल संज्ञा हो, काउंटेबल नाउन हो, तो उसको बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वन का करते हैं। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। तो वन और वंस दोनों में अंतर होता है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, देखिए काउंटेबल नाउन ही होगा दोनों में, दोनों को हम जब गिन पाएंगे उसके लिए वन और वंस का प्रयोग करेंगे। तो ये नहीं कि अनकाउंटेबल का प्रयोग करें, तो ना कि वंस का। तो यहाँ पे वंस देखिए, वो देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे ONES और ONES, इस दोनों में अंतर है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमको इसका यूज करना है वंस वाला, न कि अपस्टॉफी वाला, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, यानी कि देखिए यहाँ पे वन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस, यानी कि ये सारे तो नई किताब है लेकिन जो वो सब हैं वो क्या है, पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से अधिक और बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल के लिए क्या लगेगा, जो सिंगुलर हो वन लगेगा और प्लूरल के लिए वंस लगेगा। तो सेंटेंस देख लिए होंगे और क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज है वो जान लेते हैं। तो देखिए, वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो किसी को जोड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है। कौन कर रहा है, हु कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हु है वो हो गया, विच हो गया, डैट हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे आई मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी कि वो क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है, किससे, वीना और आई को जोड़ रहा है, ठीक है। ये उस मतलब जो मैं था वो मैं वीना से मिला जब वो क्या कर रही थी, रिटर्न हो रही थी स्कूल से। तो समझ में आ गया होगा कि हु क्या कर रहा है, जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको रिलेट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग समझ में आ गया। तो इसका रूल पहला देखते हैं क्या कर रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि द बॉय हु केम हेयर इज ए प्लेयर, यानी कि जो यहाँ पे आया है तो सब्जेक्ट दिया गया हु, वो क्या है, एक प्लेयर है, ठीक है। जो लड़का यहाँ पे आया है वो क्या है, एक प्लेयर है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस देखिए और जो भी रूल है उसको लिखते चलिए। तो आपको यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि रूल 1 के सामने जो भी दिया गया नियम, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे, क्योंकि ऐसे आप बस सुनेंगे स्टोरी टाइप में तो भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम में इतना सारा रूल्स है तो सब एक दूसरे में खिचड़ी बन जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। रूल दूसरा क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो रूल दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन हुम विच डैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई हैव ए सन, मेरा एक बेटा है, हुम आई लव वेरी मच, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे हुम क्या कर रहा है कि एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हुम, ठीक है, और जो लव क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ के वर्ब के ऑब्जेक्ट का जो काम करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो हुम है, विच और डैट, ये क्या करता है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो वर्ब लव हो गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हुम हो गया। तो समझ गए। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो एंड से जुड़ा हुआ हो, दो एंटीसीडेंट्स का और प्रयोग हो रहा है उसका, जिनमें से एक क्या हो, मनुष्य हो तथा दूसरा जानवर या कोई वस्तु हो, जो चीज़ हो, तो उसके लिए क्या उसके बाद क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन डैट का प्रयोग करेंगे। तो डैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हम लोग इसका ही प्रयोग करेंगे। द मैन एंड हिज डॉग डेट आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैन है और उसका जो कुत्ता है जिसे हम लोग कल देखे थे वो क्या हो गया, किडनैप्ड हो गया। तो दोनों को किडनैप कर लिया गया है, ठीक है। उसको क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। तो डैट क्या हो गया, डैट क्यों प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मनुष्य और एक जानवर का बोध हो रहा है। या फिर अगर कुछ और होता, डॉग की जगह पे कोई वस्तु होता, तो भी हम क्या करते, डैट का प्रयोग करते। तो डैट क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और उसका प्रयोग तब करेंगे जब दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो और जिसमें से एक मनुष्य हो और एक जानवर हो। यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट रूल के तरफ, चौथा रूल क्या कर रहा है, तो चौथा रूल यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है कि चौथा रूल की बात करें तो चौथा रूल कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेट का प्रयोग होता है। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो डिग्री हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मोस्ट जो है, तो मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। मोस्ट लेबोरियस, ठीक है, मोस्ट लेबोरियस, तो मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सेंटेंस में इसके बाद हमेशा डेट का प्रयोग होगा। तो डेट का प्रयोग कब होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेट का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। पांचवा रूल की बात करें तो पांचवा रूल क्या कह रहा है कि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हु या डेट का प्रयोग होता है, ना कि हुम और विच का। मान लीजिए कि ऑल का प्रयोग हो रहा है और वो किसके लिए हो रहा है, व्यक्ति के लिए हो, तो उसके लिए या तो हु या डेट का प्रयोग होता है, ना कि हुम और विच का। ठीक है, इसका प्रयोग अगर हम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। जैसे ऑल हु या डेट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यानी कि ऑल, तो हम ये भी बोल सकते हैं हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऑल डेट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो इस काम में रुचि ले रहे हैं, वो चाहें तो इस स्टार्ट को शुरू मतलब अब चालू कर सकते हैं। तो छठा रूल की बात करें तो छठा रूल क्या कह रहा है कि ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो। अगर किसी वस्तु के लिए ऑल का प्रयोग हो तो उसके बाद डेट का प्रयोग होता है। तो देखिए वस्तु के बाद डेट का प्रयोग होता है, हु हुम विच का नहीं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, तो ये आपको काट देना है। बस क्या करेंगे कि वस्तु के लिए बस डेट का प्रयोग करेंगे, तो ये आपको नोट कर लेना है। नोट दिया गया कि ऑल अनकाउंटेबल नाउन के बाद डेट का प्रयोग होता है। अगर जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसके बाद हमेशा क्या होगा, डेट का प्रयोग होगा। जैसे ऑल द मनी डेट आई गेव हर हैज़ बीन अब्सेंट, तो यहाँ पे जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे डेट का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। आप सोच रहे होंगे कि मनी हम काउंट कर सकते हैं, तो नहीं, वो अनकाउंटेबल होता है, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सातवां रूल क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो सातवां रूल की बात करें तो रूल नंबर 7 का, तो ये क्या कह रहा है कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नॉन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद डेट का प्रयोग होता है। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, और इसको बस जो भी नोट करके इसके साथ ऐसे आपको क्या करना है, डेट का प्रयोग होता है, बस ये लिख लेना है। ये सारे वर्ड आप ऐसे करके लिख लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर में, और इसके आगे ऐसे एरो देख लिख लीजिए कि इन सब के साथ क्या होता है, डेट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि माय फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, तो एवरीथिंग आ गया, और एवरीथिंग के साथ क्या आएगा, डेट आएगा। डेट आई नीडेड, मतलब मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है मेरे पिताजी मुझे दे देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया दिस इज़ द ओनली पेन डेट आई बाउट यस्टरडे, तो द ओनली आ गया, तो द ओनली के साथ क्या होगा, डेट का प्रयोग हो गया। तो ऐसे ही आपको खुद से भी एक दो एग्जाम्पल बनाना है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रूल समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, क्या कह रहा है कि वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन के बाद डेट का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर वर्ब सेम हो मतलब स्पष्ट हो तो द सेम प्लस नाउन के बाद डेट का प्रयोग होता है। अगर किसी वर्ड में द सेम आ जाए, ठीक है, द सेम आ जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा। तो इतना आज के लिए रहने देते हैं, कल इसके आगे कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी फील होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा का सेशन रखेंगे ताकि सब इंजॉयबल हो और मज़ा आए। आधा घंटा के कम में ही अगर क्लास कर रहे हैं तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला सेशन हम कवर करेंगे यूजेज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको इसको एक बार, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है जो बुक आप यूज कर रहे हैं तो वो आप एक बार पढ़ के आइएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ के आइएगा तो कोई बात नहीं है, जो हम पढ़ाए हैं उतना पढ़ के आइएगा, और क्वेश्चन साथ में लगाते चलिए। आपके पास जो भी बुक है, गाइड है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।